नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे नाभिकीय भौतिकी के आंकिक प्रश्नों को लेकर। जो क्वेश्चन आपकी बुक में दिए गए हैं आंकिक क्वेश्चन, उन्हीं को हम एक एक करके सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि न्यूक्लियन संख्या 16 के किसी नाभिक की त्रिज्या 3 × 10⁻⁻15 मीटर है, तो न्यूक्लियन संख्या 128 के नाभिक की त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए, हमने त्रिज्या के लिए फॉर्मूला पढ़ा है R बराबर R0 A⁻⁴। देखो, न्यूक्लियन संख्या 16, तो त्रिज्या कितनी 3 × 10⁻⁻15 मीटर। ये कह रहा है कि न्यूक्लियन संख्या इतनी, तो फिर त्रिज्या कितनी। इसका मतलब आपको एक ही समीकरण दो बार काम में लेना पड़ेगा। न्यूक्लियन संख्या इतनी तो त्रिज्या इतनी, अगर न्यूक्लियन संख्या इतनी तो फिर त्रिज्या कितनी। तो एक ही समीकरण आपको दो बार यूज करना है। तो देखिएगा, R त्रिज्या दे रखी है 3 × 10⁻⁻15 मीटर बराबर R0 को R0 ही रहने दो। A का मान है 16, ये बन गया 16⁻⁻1/3। ऐसे दूसरा समीकरण लगाओ, वही R बराबर R0 A⁻⁴ इसको समीकरण नंबर 1 कह दो। ऐसे ही देखो, आपको R मालूम करना है, यह आपको R मालूम करना है, ठीक है। R बराबर R0 ही रहने दो। A अब की बार द्रव्यमान संख्या कितनी दे रखी है 128, तो ये बन जाएगा 128 की घात कितना बन जाएगा 1/3। इसको बोल दो समीकरण नंबर 2। तो यहां से आप समीकरण 1/2 कर दो या 2/1 कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी कर दो जो आपको अच्छा लगे। मैं यहाँ पर समीकरण 2/1 कर लेता हूं। तो देखिए क्या बन रहा है, R बराबर इधर है R0 और 128 की घात 1/3। इसको बटा में लिखो, 3 × 10⁻⁻15 और इधर ये बन जाएगा R0 और 16 की घात 1/3। तो देखो, R0 से R0 कैंसिल आउट हुआ, तो ये हमारे पास इधर क्या बचा, R बटा में 3 × 10⁻⁻15 बराबर है। देखो, 128 की घात भी 1/3 और 16 की घात भी 1/3, तो आप दोनों की एक साथ घात लगा दो, ऐसे लिख दो इसको, 128/16 की घात एक साथ कर दो 1/3। तो देखो 16 से कितने बार कट गया, ये 8 बार कट गया, 16 8 128 होते हैं दोस्तों। तो ये बढ़ गया R बटा 3 × 10⁻⁻15 बराबर, ये 8 की घात बन गया 1/3। तो देखो, R बटा 3 × 10⁻⁻15 बराबर, 8 को लिखूंगा मैं 2⁻3 की घात 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, हमारे पास केवल क्या बचा 2। तो R बटा 3 × 10⁻⁻15 बराबर 2/1 लिख सकता हूं इसको। भाई 3 से 3 कट गया, 2 की घात 1, 2 की घात 1 का मतलब 2 ही होता है, तो क्रॉस गुणा कर देंगे तो R 1 से गुणा हो जाएगा, ये बन जाएगा 6 × 10⁻⁻15 मीटर, या इसको कह सकता हूं 6 फर्मी, ठीक है। तो R का मान आपके पास आया 6 × 10⁻⁻15 मीटर या 6 फर्मी मीटर। तो आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आंकिक का क्वेश्चन नंबर 2, आयरन 56 के नाभिक की बंधन ऊर्जा पता करनी है। इसके लिए आपको वास्तविक द्रव्यमान दे रखा है, इसका न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दे रखा है, प्रोटॉन का द्रव्यमान दे रखा है, और साथ ही साथ ये भी बता रखा है कि एक AMU बराबर आपको ऊर्जा लेनी है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए, मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन एक पहले भी करवाया था, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम डेल्टा M निकालेंगे। तो डेल्टा M निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ZMP + NMN - MA। Z है प्रोटॉनों की संख्या, कितने प्रोटॉन है इसमें 26 × MP प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.00783 प्लस N न्यूट्रॉन 56 - 26, तो 56 में से 26 घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 30 × न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आपको दे रखा है, ये 1.00867
माइनस एम ए एक्चुअल मास आपको दे रखा 55.9349, 55.9349। हम 26 को गुणा करेंगे इससे, तो मैं थोड़ा मोबाइल से इसको गुणा कर लेता हूं। 26 इंटू 1.00783, इसको हम गुणा करते हैं तो रिजल्ट आ रहा है हमारे पास 26.2035 प्लस 30 को हम इससे गुणा कर लेते हैं 1.00867 इंटू हम गुणा करते हैं इसको 30 से, तो रिजल्ट आता है 30.2601। इसको दोनों को जोड़ेंगे और घटाएंगे हम 55.9349। इन दोनों को जोड़ देते हैं हम, तो इसमें ये जोड़ देता हूं मैं 26.2035, 26.2035, तो रिजल्ट आ रहा है ये 56.4636। इसमें से घटाना है 55.9349। ये जो रिजल्ट आया इसमें से घटा देता हूं मैं 55.9349, तो घटाने पर रिजल्ट आ रहा है 0.5287। तो ये आपके पास डेल्टा एम निकल के आ गया है, इतना एएमयू। डेल्टा एम आप आसानी से पता कर सकते हैं। आपको पता है कि एक एएमयू, चूंकि एक एएमयू बराबर ऊर्जा होती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसलिए कुल बंधन ऊर्जा, तो हम क्या करेंगे 0.5287 जो है इसको हम गुणा कर देंगे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, और जब दोनों को हम गुणा करेंगे ये हमारे पास आया, ये इसको हम गुणा करेंगे 931 से, तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है बंधन ऊर्जा बीई बराबर, रिजल्ट आ रहा है 492.21 492.21 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप आसानी से बंधन ऊर्जा दोस्तों इसकी पता कर सकते हैं। तो बंधन ऊर्जा जहां भी आपको निकालने को कहा जाए तो सबसे पहले आप द्रव्यमान शक्ति निकालें। यहाँ द्रव्यमान शक्ति ये निकल के आई हमारे पास, और जो द्रव्यमान शक्ति आई उसको 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से गुणा कर देंगे, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा बंधन ऊर्जा 492.21 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको इस क्वेश्चन में, यह है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें अर्धयुगाल दे रखा है 3 सेकंड और क्षय नियतांक आपको पूछा है लेमडा। तो आपको अर्धयुगाल का सूत्र याद होगा, T बराबर होता है 0.693 अपॉन लेमडा। भाई आपने ये सूत्र पढ़ा होगा अर्धयुगाल का, T बराबर 0.693 अपॉन लेमडा। आपको इसमें क्षय नियतांक या क्षय स्थिरांक या विघटन नियतांक मतलब लेमडा पता करना है। क्षय स्थिरांक का मतलब क्या है, आपको यहां से लेमडा पता करना है। इसके लिए आपको क्या दे रखा है, अर्धायुकाल। ठीक है, तो देखिए मैं लेमडा को यहाँ ले जाऊंगा और टी को यहाँ ले आऊंगा, तो लेमडा बराबर बढ़ जाएगा 0.693 अपॉन टी। तो लेमडा बराबर 0.693 अपॉन टी। अर्धायुकाल कितना देर का है, 3 सेकेंड है, तो इसको 3 से डिवाइड कर दूंगा तो 2 बार चला जाएगा, 3 बार और फिर 1 बार। ठीक है, तो ये हमने क्षयांक निकाल दिया और क्षयांक का मात्रक बन जाएगा दोस्तों सेकंड इनवर्स, क्योंकि देखो 0.693 तो फिक्स था, बटा में आ रहा था टी अर्धायुकाल समय, और समय का मात्रक होता है सेकंड, तो इसका मात्रक बनता है 1/सेकंड, और 1/सेकंड का मतलब हो गया सेकंड इनवर्स। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। यहां से दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, समय जिस पर 1000 परमाणु सक्रिय रहेंगे, आपको वह समय बताना है जब आपके पास 1000 परमाणु सक्रिय बचेंगे। तो दोस्तों हालांकि मैं इसको मैथमेटिकली करूं तो काफी लंबा चौड़ा चला जाएगा, लेकिन हम इस क्वेश्चन को अर्धयुकाल के कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अर्धयुकाल क्या होता है, अर्धयुकाल वह समय होता है जिस पर नाभिकों की संख्या प्रारंभिक मान की आधी रह जाती है। नाभिकों की संख्या प्रारंभिक मान की आधी रह जाती है, उस समय को हम कहते हैं अर्धयुकाल। तो देखिए
हमारे पास शुरू में कितने नाभिक थे? 8000। फिर देखो एक अर्धायुकाल बाद कितने बचेंगे? एक अर्धायुकाल बाद कितने बचेंगे? 4000, आधे बचेंगे। फिर देखिए यहां पर दो अर्धायुकाल बाद कितने बचेंगे? दो अर्धायुकाल बाद कितने बचेंगे? 4000 के भी आधे, मतलब कितने? 2000। फिर मैं कहूं कि तीन अर्धायुकाल बाद कितने बचेंगे? तीन अर्धायुकाल बाद कितने बचेंगे? क्या 1000 बचेंगे? तो देखिए 8000 नाभिकों से, शुरू में 8000 थे, आपको कितना समय निकालना है? 1000 वाला। तो 8000 नाभिकों से 1000 नाभिकों में कितने अर्धायुकाल का समय लगा? 3 अर्धायुकाल का समय लगा। अब बताइए एक अर्धायुकाल का समय अगर 3 सेकंड है तो 3 अर्धायुकाल का समय कितना होगा? 9 सेकंड। भाई यहां 8000 से 4000 होने में 3 सेकंड लग रहे हैं, फिर 4000 से 2000 होने में 3 सेकंड लग रहे हैं, फिर 2000 से 1000 होने में 3 सेकंड लग रहे हैं, तो टोटल कितना समय लगेगा अपने को? 9 सेकंड। तो आप निकाल लेंगे समय स्मॉल टी बराबर स्मॉल एन इंटू कैपिटल टी। स्मॉल एन है अर्धायुकालों की संख्या, कितने हैं टोटल? 3। कैपिटल टी एक अर्धायुकाल का समय कितना सेकंड? 3 सेकंड। तो टोटल आपको लगेगा 8000 नाभिकों से 1000 नाभिक होने में कितना समय लगेगा? 9 सेकंड। तो इस प्रकार अर्धायुकाल के कॉन्सेप्ट्स हैं, आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बुक का क्वेश्चन नंबर 4, यह आपको क्वेश्चन दे रखा है। इसमें जो अक्ष है इसका परमाणु क्रमांक बता रखा है 72 और द्रव्यमान संख्या 180। यह आपको क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। इसमें कौन सा से हो रहा है? एल्फा से। तो एल्फा से हो रहा है तो आपको पता है एल्फा से में क्या होता है? परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी। तो ये बन जाएगा 70, ठीक है। और यहां से इसमें 4 की कमी करेंगे तो ये बन जाएगा 176। फिर बीटा माइनस में परमाणु क्रमांक एक बढ़ता है, बीटा माइनस में परमाणु क्रमांक एक बढ़ता है, तो ये 70 से हमारे पास हो जाएगा 71। और द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है तो द्रव्यमान संख्या रहेगी इसकी 176। फिर कौन सा से हो रहा है? अल्फा से। तो अल्फा से में परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, तो ये 71 से 2 कम करेंगे 69, और इधर 4 की कमी 172। और गामा से में ना परमाणु क्रमांक बदलता है ना द्रव्यमान संख्या बदलती है, तो परमाणु क्रमांक भी यही रहेगा और द्रव्यमान संख्या भी यही रहेगी। तो आपको पूछा गया था कि अक्ष की परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो परमाणु क्रमांक हो जाएगा 69 और द्रव्यमान संख्या हो जाएगी 172। तो इस प्रकार रेडियो एक्टिव शय को लेकर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक यूरेनियम 235 के नाभिक के विखंडन से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त होती है। यूरेनियम 235 को ईंधन के रूप में काम में ले रही नाभिक की भट्टी 100 किलोवाट शक्ति उत्पन्न करती है, तो प्रति सेकंड विघटित नाभिकों की संख्या क्या होगी? तो देखिए आपको इसमें दे रखी है शक्ति होती है प्रति सेकंड किया गया कार्य। तो यहां से अगर मैं ऊर्जा निकालूं ई ऊर्जा, देखो पहले आपको पावर दे रखी है, पावर दे रखी है आपको 100 किलोवाट। तो यहां से हमारे पास ऊर्जा क्या बनेगी भाई? शक्ति को अगर समय से गुणा कर दूं तो ऊर्जा निकल के आ जाती है। शक्ति क्या होती है? कार्य बटा समय। शक्ति होती है कार्य बटा समय। तो नीचे समय को शक्ति से गुणा कर दो तो शक्ति गुणा समय बराबर क्या बन जाएगा? कार्य। तो यहां से कार्य या ऊर्जा बन जाएगी 100 इंटू किलो का मतलब कितना होता है? नाभिकीय भट्टी 100, एक मिनट मैं देखता हूं 100 किलोवाट है या 1000 किलोवाट है। यहां आपके क्वेश्चन में है दोस्तों 1000 है, करो इसको 1000 किलोवाट है। ये क्वेश्चन में 1000 किलोवाट है, तो ये हमारे पास बन गया 1000 किलोवाट। तो इसको लिख दूंगा 1000 गुणा किलो का मतलब होता है 10 की घात 3 और वाट की जगह क्या बन जाएगा? ये जूल। भाई इसको मैं 1 सेकंड से गुणा करता हूं तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो यहाँ हमारे पास ऊर्जा बन गई दोस्तों 10⁻6 जूल। ये कुल ऊर्जा बन गई हमारे पास। जबकि एक विखंडन से कितनी ऊर्जा मिल रही है? एक यूरेनियम 235 के नाभिक के विखंडन से एक यूरेनियम से कितनी ऊर्जा मिल रही है? एक यूरेनियम से ऊर्जा हमें मिल रही है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको जूल में बदल लो, 200 गुणा मेगा का मतलब 10⁻6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बदलेंगे 1.6 गुणा 10⁻−19 जूल। तो यहां से सरल कर देंगे इसको, ये बन जाएगा हमारे पास, मैं 1.6 को 3 से गुणा करता हूं तो ये बन जाएगा 3.2। देखो 10⁻2 ये रहा, 10⁻6 ये रहा, 6 2 8 8 और माइनस के 19, तो 19 में से 8 घटा देंगे तो 11 बच जाएंगे माइनस के 10⁻−11 जूल। अब देखो टोटल ऊर्जा इतनी है और एक यूरेनियम से इतनी ऊर्जा मिल रही है, तो यह आपको कह रहे हैं कि कितने नाभिक विघटित हुए। यह बात उसी तरीके की है दोस्तों जैसे आपको बोल दिया कि मेरे पास टोटल 5 लीटर पानी है। कितना लीटर? 5। और एक कप में मैं पानी ला रहा हूं 200 ml, तो मुझे कितने 5 लीटर करने के लिए कितने कप डालने पड़ेंगे? तो आप क्या करेंगे? 5 लीटर में क्या 200 ml का भाग देंगे? तभी तो कितने कप डालेंगे किसी पात्र में कि पानी 5 लीटर हो जाए, तभी निकल पाएगा। तो टोटल ऊर्जा इतनी है, एक नाभिक से जब इतनी ऊर्जा मिल रही है तो कितने नाभिक आपको विघटित करने पड़ेंगे? तो डेफिनेट है कि कुल ऊर्जा के अंदर एक नाभिक की ऊर्जा का भाग दे दो, तो आप आसानी से इसमें निकाल सकते हैं नाभिकों की संख्या। नाभिकों की संख्या बराबर निकल जाएगा जो टोटल ऊर्जा है उसमें एक नाभिक की ऊर्जा का भाग दे दो। तो 3.2 गुणा 10⁻−11 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो देखो 11 ऊपर जाके प्लस के 11 बना देगा और 11 और से कितने हो जाएंगे? 17 में भाग दे दो 3.2 का, तो इसको 10 गुणा 10⁻16 लिख लो। 10⁻17 को लिख दो 10 गुणा 10⁻16 भाई 10⁻1 और 16 17 हो गए वापस। यहां से आप क्या करो, इसमें पॉइंट हटा के यहाँ 0 लगा दो 1, तो 32 का मैं 100 में भाग देता हूँ 32 का, तो ये 3 पॉइंट कुछ बढ़ जाएगा। ये 100 में भाग देता हूँ 32 का, तो ये बढ़ जाएगा 3.125 3.125 गुणा 10⁻16 नाभिक। इतने नाभिक आपको विघटित करने पड़ेंगे, तब जाकर टोटल ऊर्जा 10⁻6 जूल बढ़ेगी। यह है आपके सामने आंकिक का क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 1s2 + 1s2 ड्यूट्रॉन और 2 ड्यूट्रॉन मिलकर बना रहा है 2He3 और साथ में क्या दे रहा है? एक न्यूट्रॉन। आपको क्या है? द्रव्यमान दे रखा है, ड्यूट्रॉन का दे रखा है, हीलियम का दे रखा है और न्यूट्रॉन का दे रखा है। तो पहले मैं इसको अलग से लिख देता हूं। देखिए आपको मास दे रखा है ड्यूट्रॉन का, ड्यूट्रॉन का मास दे रखा है 2.015 AMU। हीलियम का दे रखा है मास ऑफ हीलियम, वो आपको दे रखा है 3.017 AMU और मास ऑफ न्यूट्रॉन दे रखा है 1.009 AMU। ठीक है, अब देखिए हम यहां से सबसे पहले क्या करेंगे, इस रिएक्शन को अच्छे से देखिए। ये जो रिएक्शन है वापस लिखता हूं मैं 1s2 + 1s2, ये हमारे पास बना रहे हैं 2He3, एक न्यूट्रॉन और साथ में यहां से ऊर्जा निकलेगी। ठीक है, अब देखिए 2 ड्यूट्रॉन, देखिए 2 ड्यूट्रॉन के लिए द्रव्यमान शक्ति इसको मैं दर्शाऊंगा दोस्तों डेल्टा M से। डेल्टा M कितने ड्यूट्रॉन के लिए? इधर 2 ड्यूट्रॉन है। तो देखिए द्रव्यमान शक्ति कैसे निकालेंगे? आप अभिकारकों के द्रव्यमान में से आपको उत्पादों का द्रव्यमान घटा देना है। अगर आपको कहीं भी रिएक्शन ऐसे देखने को मिले और द्रव्यमान शक्ति अगर पूछी जाए तो अभिकारकों के द्रव्यमान में से आप उत्पादों का द्रव्यमान लेस कर दो। तो देखो यहाँ डेल्टा M कैसे निकलेगा? इन दोनों का द्रव्यमान, ये भी 1s2 ये भी 1s2,
मतलब ड्यूट्रॉन है, तो ड्यूट्रॉन इसके द्रव्यमान को 2 गुना कर दूं तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2.015। दोस्तों ये मैंने कहां से लिखा, अभिकारकों का द्रव्यमान। एक हमारे पास इधर 2 ड्यूट्रॉन थे, एक ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान इतना है तो 2 का कितना होगा, इसके लिए मैंने 2 से गुणा किया है। तो ये विकारकों का टोटल द्रव्यमान माइनस उत्पादों का द्रव्यमान, तो 2He3 हीलियम का द्रव्यमान आपको दे रखा है 3.017 प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.009। ठीक है, तो सरल करते हैं हम। डेल्टा एम बराबर, इसको हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 को 5 से करेंगे, 2 को 2015 मान लो, तो 2015 को मैं 2 से गुणा करूंगा तो ये बढ़ जाएगा 4030, 4.030 माइनस, इन दोनों को जोड़ेंगे हम, तो जोड़ेंगे तो 7 और 9 16, यहां 0 और 1 हासिल 2, इसके बाद में 0 और 3 और 1 बन गए हमारे पास 4। ठीक है, अब 4.030 में से 4.026 घटाएंगे तो डेल्टा एम बराबर बनेगा 0.004 AMU। ये हमारे पास निकल के आया दोस्तों डेल्टा एम। क्या निकल के आया, डेल्टा एम। 2 ड्यूट्रॉनों के लिए हमने द्रव्यमान शक्ति निकाली, तो एक ड्यूट्रॉन के लिए द्रव्यमान शक्ति क्या होगी, तो मैं निकाल दूंगा यहां से एक ड्यूट्रॉन की द्रव्यमान शक्ति, एक ड्यूट्रॉन की द्रव्यमान शक्ति डेल्टा एम बराबर, इसमें 2 का भाग दे दूंगा मैं, तो ये बन जाएगा 0.004 में किसका भाग दे दूंगा मैं, 2 का। भाई 2 ड्यूट्रॉन के लिए इतनी द्रव्यमान शक्ति है, तो एक ड्यूट्रॉन के लिए द्रव्यमान शक्ति क्या होगी, तो इसमें हम डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.002 AMU। तो हमने एक ड्यूट्रॉन की द्रव्यमान शक्ति निकाल ली। ये पूछ रहा है 1 किलोग्राम ड्यूट्रॉन का अगर पूर्ण संलयन हो तो कितनी ऊर्जा मुक्त होगी। तो पहले तो मुझे यह पता करना पड़ेगा कि 1 किलोग्राम ड्यूट्रॉन में ड्यूट्रॉन के कितने नाभिक होंगे। पहले मुझे नाभिकों की संख्या मालूम करनी पड़ेगी। दोस्तों ये क्वेश्चन सेम उसी तरीके का है, आपको पता हो तो हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि 1 कप जल में कितना धनावेश या कितना ऋणावेश होगा। वहां हमने क्या किया था, 18 ग्राम जल में परमाणु माने थे अवागाद्रो संख्या के बराबर, क्योंकि जल का अनुभार 18 होता है, तो ड्यूट्रॉन का अनुभार कितना होता है, 2। तो देखिए हम क्या करेंगे, 2 ग्राम ड्यूटीरियम में नाभिक, तो नाभिक जब हमें कोई संख्या मालूम नहीं होती है तो हम उसको अवागाद्रो संख्या के बराबर मान लेते हैं, 6.023 गुणा 10⁻23। ड्यूट्रॉन का परमाणु द्रव्यमान संख्या 2 होती है, 1H2 द्रव्यमान संख्या इसकी 2 होती है, इसलिए मैं 2 ग्राम में मान के चल रहा हूं। तो इसको किलोग्राम में क्या लिख सकता हूं, 2 गुणा 10⁻³ किलोग्राम, या तो 2 ग्राम कह दूं, और इसको किलोग्राम में कैसे बदलेंगे, 2 गुणा 10⁻³ किलोग्राम। ड्यूटीरियम में नाभिक बराबर यही सेम। भाई कुछ नहीं किया मैंने, ये जो ग्राम था इसको किलोग्राम में बदल के लिखा है। तो 1 किलोग्राम में कितने हो जाएंगे, 1 किलोग्राम में कितने हो जाएंगे, तो 2 गुणा 10⁻³ का भाग लग जाएगा। 1 किलोग्राम में ड्यूटीरियम के नाभिक, 1 किलोग्राम में ड्यूटीरियम के नाभिक तो कितने हो जाएंगे, 6.023 गुणा 10⁻23 में भाग लग जाएगा 2 गुणा 10⁻³ इसको अगर मैं काटता हूं तो ये 3 बार चला जाएगा, 3.0125 गुणा 10⁻³ ऊपर जाके 10⁻26 बना देगा। 1 किलोग्राम ड्यूटेरियम में इतने नाभिक है, ध्यान दे दोस्तों, 1 किलोग्राम ड्यूटेरियम में इतने नाभिक है, और एक नाभिक की एक ड्यूट्रॉन की द्रव्यमान शक्ति कितनी है, इतनी, और 1 किलोग्राम में टोटल ड्यूटेरियम में कितने नाभिक है, इतने, तो टोटल द्रव्यमान शक्ति कितनी हो जाएगी, तो हम क्या कर देंगे, दोनों को गुणा कर देंगे। अगर मैं बात करूं कुल द्रव्यमान शक्ति की, कुल द्रव्यमान शक्ति, तो टोटल द्रव्यमान शक्ति कैसे निकलेगी,
0.002 को मैं गुणा कर दूंगा 3.0125 गुणा 10 की घात 26। तो मैं दोस्तों इसको मैं गुणा कर देता हूं, गुणा करता हूं मैं इसको दोनों को। 3.0125 गुणा 0.002 बराबर ये हमारे पास आ रहा है 0.006025 गुणा 10 की घात 26। ठीक है, इतना एएमयू हमारे पास टोटल द्रव्यमान शक्ति हो गई है। टोटल हमारे पास द्रव्यमान शक्ति निकल के आ गई। अगर हमें इसकी कुल ऊर्जा निकालनी है, टोटल हमें ऊर्जा पूछी गई है, ऊष्मा पूछी गई है, तो टोटल ऊष्मा मैंने आपको निकालना सिखाया है दोस्तों। टोटल ऊष्मा हम कैसे निकालेंगे? तो टोटल ऊष्मा निकालने के लिए जो द्रव्यमान शक्ति है उसको 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से गुणा कर देंगे। भाई आपको द्रव्यमान शक्ति अगर आप निकाले तो ऊर्जा निकालने का एक ही तरीका है कि आप उसको 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से गुणा करो। तो टोटल ऊर्जा कैसे निकलेगी? मैं जो 0.006025 गुणा 10 की घात जो 26 है इसको मैं गुणा कर दूंगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो जब मैं इसको गुणा करता हूं तो आपके पास रिजल्ट क्या बनेगा? ये रिजल्ट बनेगा 931 गुणा 0.006025 बराबर ये आ गया दोस्तों, Q बराबर आ गया 5.6 गुणा 10 की घात 26 और साथ में आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपका ये आंसर रह जाएगा फाइनल कि Q बराबर 5.6 गुणा 10 की घात 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप दोस्तों चाहें तो इसको जूल के अंदर भी बदल सकते हैं। मेगा की जगह गुणा लिखना 10 की घात 6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए गुणा करते हैं 1.6 गुणा 10 की घात -19 से। आप तो यही इसको करके छोड़ देना, आपको जूल में बदलने की जरूरत नहीं है। जूल में अगर बदलेंगे तो किस प्रकार बदलेंगे? मेगा की जगह 10 की घात 6 से गुणा करेंगे और ई की जगह 1.6 गुणा 10 की घात -19 से गुणा करेंगे तो आपका रिजल्ट ये जूल में निकल के आ जाएगा। बाकी यहां तक करेक्ट तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। छह तक हमने कर लिए। सातवां क्वेश्चन आपको स्वयं को करना है, क्योंकि जो सातवां क्वेश्चन है उसकी तरह हम पहले एक वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन कर चुके हैं, बंधन ऊर्जा निकालना। तो सातवें क्वेश्चन में आप क्या करेंगे? अभिकारकों के द्रव्यमान में से उत्पादों का द्रव्यमान घटा देना, वहां से डेल्टा एम निकल के आ जाएगा और जो डेल्टा एम आए उसको 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से गुणा कर देना, तो वहां से बंधन ऊर्जा निकल के आ जाएगी। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 1 मिली क्यूरी सक्रियता, देखिए 1 मिली क्यूरी सक्रियता, तो आपको ये दे रखी है दोस्तों, सक्रियता दे रखी है इसकी सक्रियता, और सक्रियता आपको पता है होती है -dN/dt बराबर दे रखा है 1 मिली क्यूरी। यह हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो मिली का मतलब होता है 10 की घात -3 और 1 क्यूरी बराबर, मैंने आपको एक संबंध पढ़ाया था, 1 क्यूरी बराबर होता है 3.7 गुणा 10 की घात 10 विघटन पर सेकेंड। यह संबंध आपको दोस्तों याद होगा। अगर याद नहीं है तो मैंने एक टॉपिक डाला था सक्रियता और रेडियो एक्टिव क्षय का, जिसमें अपने बेकुरल, क्यूरी और रदरफोर्ड सक्रियता के 3 मात्रकों की चर्चा की थी। तो 1 क्यूरी बराबर होता है 3.7 गुणा 10 की घात 10 विघटन पर सेकेंड। तो इसको सरल करेंगे तो ये बढ़ जाएगा 3.7 गुणा 10 की घात 7 विघटन पर सेकेंड। भाई प्लस के 10 में से माइनस के 3 जाएंगे तो प्लस के 7 बच जाएंगे। ये तो बात हुई सक्रियता की। अब देखो आपको अर्धायुकाल दे रखा है, कैपिटल टी दे रखा है, कितना वर्ष? 19 वर्ष। लेकिन दोस्तों जब भी फिजिक्स में न्यूमेरिकल करेंगे हम समय को हमेशा सेकंड में लेके चलेंगे, ध्यान रखेंगे विशेष। तो 19 वर्ष, तो एक वर्ष में दिन तो कितने? 365। एक दिन में कितने घंटे? 24 घंटे में कितने मिनट? 60 और 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। तो ये जो वर्ष था इसको मैंने किस में बदल लिया? पहले वर्ष को दिन में बदला, फिर दिन को मैं घंटे में, घंटे को मिनट में और मिनट को सेकंड में। मैं सभी को, इन तीनों को मैं आपस में गुणा करता हूं दोस्तों। हम तीनों को गुणा करते कितना रिजल्ट आता है? 19 × 365 ×
24 इंटू 60 तो ये रिजल्ट हमारे पास आ रहा है t बराबर 5 9 9 1 8 4 और 3 0 इतना सेकेंड। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहां पॉइंट लगा दूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद पॉइंट लगाऊंगा तो ये बढ़ जाएगा 5.99। तो मैं इसको लिख देता हूं 6 गुणा 10 की घात 1 2 3 4 5 6 7 8 3 और 3 6 और 2 8 सेकेंड। भाई 5 के बाद पॉइंट आएगा 5.99। 5.99 का मतलब लगभग हो गया 6 गुणा 10 की घात 8 सेकेंड। ये हमारे पास क्या निकल के आया दोस्तों, समय निकल के आया। अब देखिए हमने पढ़ा है रदरफोर्ड सोडी का जो नियम, हमने डेरिवेशन यहां से शुरुआत किया था, माइनस dn अपॉन dt बराबर होता है लेमडा n। हमें दोस्तों यहां से n निकालना है तो लेमडा का इधर भाग दे दो, माइनस dn अपॉन dt, इधर मैं लेमडा का भाग दे दूंगा तो यहां हमारे पास क्या बच गया, केवल n। तो देखिए n बराबर क्या आया, ये है माइनस dn बट्टा dt, ये देखो dn बट्टा dt, तो dn बट्टा dt की वैल्यू तो ये रही कितनी, dn बट्टा dt की वैल्यू है 3.7 गुणा 10 की घात 7 बट्टा लेमडा। और लेमडा हमारे पास, लेमडा हमें नहीं पता है तो आपको लेमडा का फॉर्मूला याद होगा, अर्धायुकाल और लेमडा में संबंध होता है, लेमडा बराबर होता है 0.693 बट्टा टी। यहां ये जो लेमडा है मैं लिखूंगा माइनस dn अपॉन dt और लेमडा की जगह लिखूंगा 0.693 बट्टा टी, तो t यहां पर ऊपर चला जाएगा, हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा दोस्तों n का। ठीक है, तो देखिए माइनस dn बट्टा dt, माइनस dn बट्टा dt की वैल्यू तो हमने लिख दी 3.7 गुणा 10 की घात 7 बटा में आएगा 0.693 और ऊपर इंटू टी, टी का मान हमारे पास कितना है 6 गुणा 10 की घात 8, 6 गुणा 10 की घात 8 सेकेंड। दोस्तों यहां मैंने लेमडा और टी में संबंध होता है, अर्धयुकाल का सूत्र 0.693 अपॉन लेमडा होता है, ये मैंने फॉर्मूला वहीं से लिखा है। तो हम इसको सरल करते हैं, यहां से n की वैल्यू पता करते हैं, तो मैं 3.7 को मैं गुणा कर दूंगा 6 से, तो रिजल्ट आएगा 22.2 और इसमें भाग दे दूंगा मैं 0.693 बराबर n की वैल्यू हमारे पास आई 32 गुणा 10 की घात 8 और 10 की घात 7, तो 10 की घात बन गया 15, तो n बराबर में 10 का ही तो भाग दे दूंगा और 10 से गुणा कर दूंगा, तो ये बढ़ जाएगा हमारे पास 3.2 गुणा 10 की घात 16। हमारे पास टोटल n जो परमाणु है वो हमारे पास इतने निकल के आए, 3.2 गुणा 10 की घात 16। ये पूछ रहा है 1 मिलीक्यूरी सक्रियता की थोरियम 227 की मात्रा, थोरियम 227 की मात्रा निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो मात्रा है ये निकल के आई है 1 ग्राम में, यहां इसका द्रव्यमान संख्या कितनी है 227, 1 ग्राम में इतने हैं तो 227 ग्राम में कितने होंगे। तो देखिए इसलिए कुल जो हमारे पास परमाणु है वो टोटल परमाणु हमारे पास कितने आ जाएंगे, तो टोटल हमारे पास बन जाएगा 227 गुणा 1 ग्राम से गुणा कर दो इसको, 1 ग्राम में कितने परमाणु हैं 3.2 गुणा 10 की घात 16। आपको निकालना है 1 मिली क्यूरी सक्रियता के लिए थोरियम की मात्रा। तो दोस्तों एक संबंध चलता है हमारे पास, ये संबंध चलता है कि हमें परमाणुओं की संख्या अगर ज्ञात करनी है, स्मॉल n ज्ञात करना है, तो टोटल जो परमाणु है, जो टोटल परमाणु हमारे पास कैपिटल N, कुल परमाणु हमारे पास कैपिटल N बराबर, कुल परमाणु है कैपिटल N बराबर इतने परमाणु है। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल परमाणुओं की संख्या है उसमें हम अवागाद्रो संख्या का भाग दे देंगे। ये रिलेशन आपने कई बार केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा होगा, कैपिटल N बराबर होता है Na। ठीक है, तो यहां से परमाणुओं की संख्या निकल के आएगी कैपिटल N, टोटल कितने परमाणु 227 गुणा 3.2 गुणा 10 की घात 16 और इसमें हम भाग दे देंगे 6.023 गुणा 10 की घात 23 का। तो इसको हम सरल करते हैं, इसको हम सोल्व करते हैं, तो ये हमारे पास है 227 से गुणा हो रहा है 3.2
और इसमें हम भाग दे रहे हैं 6.023, तो यह आ रहा है 120.6, यह आ रहा है 120.6 गुणा 23 ऊपर जाएगा तो 10 की घात माइनस का 23 बनेगा, और 16 में से जब 23 लेस होंगे तो माइनस के बच जाएंगे 7, 10 की घात माइनस के 7, तो इसमें मैं 100 का भाग दे दूंगा और 100 से क्या कर दूंगा, इसको गुणा कर दूंगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा, इसमें भाग देंगे 100 का तो 1.206 और इधर बढ़ जाएगा 10 की घात माइनस का 5। यहां ये जो मान निकल के आ रहा है, ये मान निकल के आ रहा है ग्राम के अंदर, क्योंकि हमने यहाँ जो 227 था उसको हमने ग्राम में मान के किया है, जबकि पिछला जो क्वेश्चन था हमने उसको किलोग्राम में लिया था। आपको याद हो पिछला जो क्वेश्चन था हमने उसको किलोग्राम में बदल के सोल्व किया था, 2 गुणा 10 की घात माइनस 3 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या। यहाँ मैंने डायरेक्ट ग्राम में लिया है, तो आप ग्राम में अगर आप इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो 10 की घात माइनस 3 से गुणा और कर देना, तो ये आपका जो रिजल्ट है वो किलोग्राम में निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों इस चैप्टर के हमने 8 क्वेश्चंस कर लिए हैं अंकित के। वीडियो काफी लंबा हो चला है, इसलिए जो 3 क्वेश्चंस है वो मैं अलग से आपको ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपको ये न्यूमेरिकल्स अच्छे से क्लियर हुए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।